हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं खनन, जो हमारे प्राथमिक व्यवसाय का जो लास्ट टॉपिक रहेगा आपके, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो खनन व्यवसाय की हम बात करें तो यह कार्य यानी कि जो खनन का जो कार्य है, ये जहाँ पर जो खनिजों का जो जमाव पाया जाता है उन क्षेत्रों के अंतर्गत ये विकसित होता है। खनन कार्य अर्थात खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना, इसके अंतर्गत जो है होता है, यानी कि खनिजों को जो है भूगर्भ से बाहर निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे विश्व के अंतर्गत या विश्व पटल पर जो हम देखें तो खनिजों की जो है वितरण में जो है समानता नहीं मिलती है, यानी कि बड़े पैमाने पर विश्व के अंतर्गत जो है भूपटल पर खनिजों के जमाव की असमानता हमें दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग क्षेत्रों में, है ना, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के खनिजों का जमाव पाया जाता है और वहाँ उनसे संबंधित खनिजों का उत्खनन किया जाता है या खनिजों को निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे जो खनिज जो होता है वो प्राकृतिक रासायनिक तत्वों का यौगिक होता है, यानी प्राकृतिक और रासायनिक तत्वों से मिलकर ये बनता है और ये अपने भौतिक और रासायनिक गुणों से जो है जाने जाते हैं। पिछली कक्षाओं के अंतर्गत आपने जब शेल, चट्टानें और उनसे संबंधित खनिजों वाली क्लासें ली थी तो वहाँ पर आपको विशेष डिटेल से आपने पढ़ा होगा कि खनिज क्या होता है या खनिज की जो डेफिनेशन है वो आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर एक केवल सिंपल सी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। जहाँ से खनिजों को निकाला जाता है, जैसे कि आपके सामने आपके स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो कोयले का खनन किया जा रहा है, तो जहाँ से खनिजों को निकाला जाता है उस स्थान को हम खान के नाम से जानते हैं, उसको हम खान कहते हैं। और ये जो है कोयले की खान आप जो है देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे प्राचीन काल से लगाकर वर्तमान काल तक की। तो प्राचीन काल से लगाकर वर्तमान काल तक समय के साथ में अनेक प्रकार के खनिजों का जो है हम बात करें तो खोज की गई और उसी के साथ जो है खनिजों को भूगर्भ से निकाला गया। आपको जो यहाँ पर बोर्ड के हिसाब से जो विशेष आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो खनन कार्य जो है उसको कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों में हम बात करें तो यहाँ पर दो कारक विशेष आपके आते हैं, एक भौतिक कारक आता है, एक मानवीय आता है। भौतिक कारक और मानवीय दशाएं दोनों आप इम्पोर्टेंट लगा के इनको नोट भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप यहाँ से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको आप नोट भी करें, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी आपके यहाँ से बनता है। तो प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत हम बात करें तो खनिज भंडारों की स्थिति, अर्थात जहाँ पर जो खनिज हैं उसकी स्थिति कैसी है ना, यानी कि वो भूपटल में कितनी गहराई तक वो जो है अवस्थित हैं, तो उसकी स्थिति का जो है देखा जाता है। उसकी कोटि देखा जाती है, कोटि का मतलब उसकी रैंक कैसी है, अर्थात वो किस क्वालिटी का है वो देखा जाता है। मात्रा यानी कि कितनी संख्या में वहाँ से हमें खनिज वो प्राप्त होगा, उसका प्रकार कैसा है, संपन्नता कैसी है और बाजार क्षेत्र की समीपता कितनी है। ये कुछ प्राकृतिक कारक हैं जो खनन कार्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, है ना। कैसे प्रभावित करते हैं, खनिज भंडारों की स्थिति अगर हम देखें ज़्यादा गहराई में है और खनिजों की रैंक यानी उसकी कोटि भी अच्छी नहीं है, मात्रा भी कम है ना, और संपन्नता का मतलब कि खनिज भी निम्न स्तर का है और बाजार की समीपता भी दूर है। समीपता मत नहीं है मतलब कि बाजार भी क्या है, दूर है। तो ऐसी स्थिति में उस खनिज को निकालना या उसका खनन करना क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसका हम खनन नहीं करेंगे।
तो ये प्राकृतिक दशाएं आपकी हो गई। मानवीय दशाओं में हम देखें तो देखें आप, मानवीय दशाओं के अंतर्गत एक तो उसकी मांग आ जाती है, जिस खनिज की जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उसका खनन ज़्यादा किया जाता है। यातायात की सुविधा, जहाँ पर जो खनिज हमें प्राप्त होता है तो वहाँ से यातायात की सुविधा होनी चाहिए। खनिजों को निकालने के लिए यानी जो श्रम लगेगा, जो मशीनरी लगेगी, उसके लिए पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए, है ना। तकनीकी विकास का स्तर कैसा है, ये अलग अलग देशों के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ की सरकार की नीतियाँ कैसी है, ये भी जो है वहाँ की जो स्थानीय, वहाँ की किसी देश की, किसी राज्य की जो सरकारें हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये कुछ कारक है आपके प्राकृतिक और मानवीय, इनको इम्पोर्टेंट लगा ले और इनको आप नोट भी करें और इनको याद करना है आपको विशेष, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न आपके पूछा जाता है। आगे देखिए आप, खनिजों की कुछ विशेषताएं हैं। इनमें देखिए आप, एक तो पृथ्वी पर इनका वितरण असमान है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हमारी पृथ्वी पर या भूपटल पर हम देखे हैं तो जो खनिज जो है वो एक समान यानी कि नहीं पाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के खनिज आपको मिलेंगे। अधिकांश खनिज जो है वो निश्चित व अनवीकरणीय होते हैं। निश्चित मात्रा में होते हैं। अनवीकरणीय यानी कि एक बार यूज होने के बाद उनका दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो समाप्त होते हैं। अधिकांश खनिज जो होते हैं वो भूगर्भ में छिपे रहते हैं, जिनके सर्वेक्षण उत्खनन के लिए हमें बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। श्रम और विकसित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता भी हमें पड़ती है। तो ज़्यादातर आप देखें जो खनिजों के बारे में शोध जो हैं वो विकसित देश जो हैं वो इसके अंतर्गत आगे रहते हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी और पूंजी की अधिकता उनके पास होती है। निरंतर खनन द्वारा खानें दिन प्रतिदिन क्या होती है, खर्चीली व अनार्थिक होती जाती है। किसी भी या कोई भी देश खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है कि किसी भी देश में या फिर हम ऐसा कहें कि भूपटल पर जो खनिजों का असमान वितरण है, इस कारण कोई भी देश खनिजों के उत्पादन में क्या नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। जैसे हम भारत की बात करें तो एक विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश और क्षेत्रफल में सातवां बड़ा देश होते हुए भी सभी प्रकार के खनिज नहीं मिलते। जैसे अधिक जनसंख्या है लेकिन हमें ज़्यादातर मात्रा में जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो क्या करना पड़ रहा है, आयात करना पड़ रहा है ना। तो जो पेट्रोलियम है वो हम देखें तो जो खाड़ी देश जो है वहाँ पर उसका उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो कोई भी देश विश्व में खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं मिलेगा। खनिजों का जो उत्खनन, उपयोग, बाजार तथा मांग पर आधारित होती है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि खनिजों का जो उत्खनन होगा, उत्खनन का मतलब कि खनिजों को खोद कर बाहर निकालना, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका उपयोग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बाजार और मांग पर। यानी कि उसका बाजार में उसकी मांग है या नहीं है। जिसकी ज़्यादा मांग होगी उसका उत्खनन ज़्यादा किया जाएगा। तो ये कुछ विशेषताएं हैं आपके खनिजों की, जिनको इनको भी आपको कंप्लीट करना है। अब देखिए आपके आता है खनिजों का वर्गीकरण। तो भूपटल में 1600 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। इनमें से अभी तक लगभग 200 खनिजों का जो उत्पादन औद्योगिक उपयोग के लिए किया जा रहा है या हो रहा है। आधुनिक औद्योगिक अर्थतंत्र के लिए लगभग 80 खनिज पदार्थ आवश्यक समझे जाते हैं। तो यहाँ पर ये आंकड़ा आप ध्यान रखें कि हमारी जो भूपटल है या जो भूगर्भ हैं इसमें 1600 1600 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, और लगभग हम देखें तो 200 खनिजों का उत्पादन किया जाता है। किसके लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए। और वर्तमान जो औद्योगिक अर्थतंत्र है या वर्तमान में जो उद्योग है उनके लिए लगभग 80 खनिज पदार्थ आवश्यक समझे जाते हैं। यहाँ पर हम खनिजों को देखें तो 3 भागों के अंतर्गत इनको हम डिवाइड करते हैं। ये जो 3 भाग है इनको आप देखें। खनिजों को 3 श्रेणी में हम रख सकते हैं। जैसे एक धात्विक खनिज होता है, एक अधात्विक खनिज होता है, एक ईंधन खनिज होता है।
धात्विक खनिजों की हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक लौह धात्विक होता है, एक अलोह धात्विक। तो लौह धात्विक के अंतर्गत एक तो लोहा, निकिल और मैग्नीज जो धात्विक खनिज है वो आ जाते हैं। अलोह धात्विक खनिजों के अंतर्गत हम बात करें तो आपके तांबा, सीसा, जस्ता और एल्यूमिनियम जो है आ जाते हैं। तो धात्विक खनिज भी हम दो भागों में इनको डिवाइड करते हैं, लौह और अलोह। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपने 11th क्लास में डिटेल से पढ़ी हैं, केवल जो चीज़ें हैं बता रहे हैं आपको, ऊपरी चीज़ें उनको आपको देखना है। अधात्विक खनिजों की हम बात करें तो ये भी आपके अलग अलग होंगे, जैसे इमारती जो खनिज है या जो भवन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट आते हैं, जो इमारती अधात्विक खनिजों में आ जाएंगे। रासायनिक खनिजों में जैसे नमक हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, ये अधात्विक खनिजों के अंतर्गत रासायनिक वर्ग में आते हैं। और रत्न यानी कि जो कीमती जो होते हैं अधात्विक खनिज, तो उसमें आपके सोना, चांदी और प्लेटिनम। ये इसके अलावा हम बात करें तो आपके ईंधन खनिज, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और गैस जो है वो आपके ईंधन खनिज के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, आपके जो बुक्स में ये जो डायग्राम दे रखा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सोना और चांदी, इनको अधात्विक खनिज में डाल रखा है, लेकिन ये आपके बहुमूल्य धात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। तो एक चीज़ थोड़ा सा इसको आप क्लियर करना है आपको, मैं बता रहा हूँ अलग से आपको कि जो सोना और चांदी है ना, ये बहुमूल्य धातु के अंतर्गत आते हैं आपके, है ना, अधात्विक खनिजों में ये नहीं आते हैं। तो ये थोड़ा सा संशोधन यहाँ पर कर लेना इसको। खनिजों के वितरण की अगर हम बात करें तो विश्व स्तर पर इनके जो अलग अलग देशों में जो उत्पादन हो रहा है या उत्खनन हो रहा है उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन पिछले क्लास में जो आपने जो शेलों का जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था या आपने पढ़ा होगा, तो उससे थोड़ा रिलेटेड करके इसको हम देखेंगे, क्योंकि खनिजों का जो संबंध है वो चट्टानों से होता है। और चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानें। तो यहाँ पर चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है, या आप इनको खनिजों को आप चट्टान के साथ लिंक करें तो आपको पता लगेगा कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, उन आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत हमें धात्विक खनिज जो है वो प्रमुखता के साथ मिलते हैं। तो यहाँ देखें आप, आग्नेय चट्टानों में आपको सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैंगनीज, अभ्रक, गंधक आदि जो खनिज मिलेंगे। जैसा मैंने अभी जो डायग्राम बता रहा था मैं आपको, उसमें मैंने आपको अभी बताया था कि सोना और चांदी को जो रत्न की जो कैटेगरी है, यानी कि जो अधात्विक में डाल रखा था, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया कि आग्नेय चट्टानों में धात्विक खनिज मिलते हैं, और उन धात्विक खनिजों में आपके नाम आ गया ये सोना और चांदी, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा कंप्लीट करें। कायंत्री चट्टानें, तो कायंत्री चट्टानों के अंतर्गत कौन से खनिज आएंगे आपने? कायांतरी चट्टानों में ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर, यानी कि ऐसे जो खनिज मिलेंगे आपको जिनका रूप या उसका जो उसकी जो संरचना है उसमें क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। इसके अलावा हम बात करें जो एक और चट्टान बसती है आपके अवसादी चट्टान, तो अवसादी चट्टानों के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रॉक फास्फेट, पोटाश, नमक आदि जो खनिज है वो आपको अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं, जो हम बात कर रहे थे खनिजों के वितरण की, है ना, और उसमें हम चट्टानों से रिलेटेड करके खनिजों को हमने यहाँ पे देखा है। खनिजों के उत्पादन में हम बात करें तो विश्व के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका या जो यूएसए है वो 34.10% कुल खनिजों के उत्खनन के साथ में विश्व में अपना प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद रूस आता है 10.50%, और इंग्लैंड भी 10.50% के साथ विश्व के अंतर्गत यूएसए के बाद स्थान रखते हैं, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में जो है खनिजों का उत्खनन किया जाता है। उसके बाद जर्मनी, वेनेजुएला, कनाडा, फ्रांस, कुवैत, सऊदी अरब, पोलैंड, और उसके बाद आता है आपके भारत, जो
विश्व का 1.03% जो है खनिजों का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से जो है आपको ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आपको ध्यान को रखना है। एक चीज़ और आप यहाँ समझे और देखें कि विश्व के स्तर पर हम बात करें तो जितने भी विकसित देश हैं वो इस खनन कार्य से क्या कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में जो श्रम की आवश्यकता इसमें पड़ती है। जबकि जो विकसित देश हैं या अल्प विकसित देश हैं या विकसित देश जो भी विकासशील देश विश्व के जितने भी हैं, है ना, विकासशील जितने भी देश हैं, उन देशों में अधिक मात्रा में श्रम शक्ति होने के कारण खनन का जो कार्य है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे हम बात कर ले भारत की, तो भारत के अंतर्गत भी जो है ज़्यादातर जो है खनन जो व्यवसाय है इसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये आपका टॉपिक खनन कंप्लीट होता है। जो जो चीज़ें आपको बताई हैं उनको आपको कंप्लीट आपको करना है। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर जो है आपका 8वां जो प्राथमिक व्यवसाय है ये आपका कंप्लीट होता है। और इसके अंतर्गत हमने अनेक प्रकार के जो प्राथमिक व्यवसाय हैं आखेट से लगाकर खनन तक, है ना, सबको हमने पढ़ा है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं इस चैप्टर के उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में हमने सबसे पहले पढ़ा था आपके आखेट। तो देखिए आप इसमें जो पहला पॉइंट है आपका आखेट संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना, ये सभी तो आपके प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आ गए। आखेट जो है वह संग्रहण जो है विश्व के सबसे प्राचीनतम उद्यम है। कंदमूल, फल, नट, बेरी, जड़ें, पत्ते, तना, जड़ी बूटियां आदि मुख्य संग्रहण की जाने वाली वस्तुएं हैं। वर्तमान में सर्वाधिक जो मछलियां हैं वो समुद्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी व गर्म धाराओं के मिलन स्थानों पर पकड़ी जाती हैं। जहाँ पर समुद्रों में गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर मछलियाँ सर्वाधिक मात्रा में आप पाई जाती हैं और वहीं से सर्वाधिक मात्रा में मछलियों को पकड़ा जाता है। पशुपालन मुख्यतः उष्णकटिबंधीय व शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में तथा पर्वतीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान हैं उनको बताया था। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन तथा हॉलैंड में वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। विश्व में भोजन के मुख्य स्रोत कृषि द्वारा भोजन की लगभग 71% आवश्यकताएं पूरी होती। स्थानांतरणशील कृषि को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जूमिंग, मध्य अमेरिका में मेक्सिको के अंतर्गत मिल्पा, मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है और वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट रहेगा कि स्थानांतरणशील कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों में, कौन से भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसको हम जूमिंग कहते हैं, मध्य अमेरिका और मेक्सिको के अंतर्गत मिल्पा कहते हैं, मलेशिया इंडोनेशिया में इसको लदांग कहते हैं और वियतनाम में इसको हम क्या कहते हैं, रे के नाम से जानते हैं। आगे देखिए आप, मिश्रित कृषि में फसलें उगाने तथा पशुओं को पालने का काम जो है एक साथ किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी भी मैंने आपको वीडियो बनाकर जो है बताया था, इसको भी अच्छे से पढ़ना है आपको। खनिजों को मुख्यतः हम 3 भागों में रखते हैं, जस्ट मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था, धात्विक, अधात्विक और ईंधन खनिज। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके जो अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनको आपको आपकी जो नोटबुक है उसमें आपको करना है और इसको जो है कंप्लीट करके इसको मेरे को भेजना भी है। ओके, धन्यवाद। अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ हम नए चैप्टर के साथ आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।